जैसे कि बताया कि आप लगभग 9 साल की थी, तब पहली बार आपने संगीत सीखना शुरू किया। बिल्कुल। क्या कहानी है उसकी? कहानी ऐसी है कि बचपन से संगीत तो बहुत प्रिय था, लेकिन संगीत सीखने के लिए क्या करना है, किस गुरु के पास जाना है। मैं वर्धा में थी तो वर्धा में क्लासेस कहाँ होगी और मैं कैसे इस विधा में इंटर करूं, जी। ये तो कुछ मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था। घर में संगीत नहीं था। मम्मी पापा शौकिया ऐसे ही गाते थे, लेकिन घर में किसी को मालूम नहीं था कि फील्ड की जानकारी नहीं थी। बस छोटी थी तब मैं राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी नगर वर्धा में हम रहते थे कैंपस में, और वहाँ पर मुझे किसी मुझे किसी एक हमारी परिचित मैडम ने कहा कि मैं अब संगीत की क्लासेस शुरू कर रही हूँ और आप चाहे तो आप सीखने आ सकती हो। तो हमें तो चाहिए ही था। घर गए, पिताजी से पूछा कि मुझे गाना सीखना है। पिताजी ने कहा कि ठीक है। वहाँ से मेरा सीखना शुरू हुआ। पर सीखना एक अलग बात है, गाने में डूब जाना अलग बात है, गाने में तैरना एक अलग बात है। और ये सारी विधाएं गाने में, मतलब गाने के फील्ड में एंटर करने के बाद एकदम शून्य से, अगर किसी हमारे घर में अगर संगीत नहीं है, किसी भी आर्टिस्ट के घर में, जिनके घर में संगीत नहीं, वहाँ से उनकी यात्रा शून्य से ही स्टार्ट होती है। जिनके घर में संगीत है, पिताजी मम्मी या पारंपरिक तरीके से अगर संगीत चलता आ रहा, वहाँ उन लोगों को ये सारी बातों की खबर भी नहीं होती कि हम लोग क्या फेस करते हैं। सबसे पहले गाना सीखना है तो क्लास ढूंढो। क्लास ढूंढने के बाद फिर प्रॉपर क्लास ढूंढिए है, आपको वो मैडम जैसा सिखा रही है वैसा ही सीखना है। आपको और तरीके मालूम नहीं है कि और तरीके क्या हो सकते हैं और कौन अच्छे हो सकते हैं, कुछ नहीं। आप तो अंधेरे में हैं और आपको एक दिया कहीं तो भी मोमबत्ती का कहीं प्रकाश दिख रहा है तो आप उस मार्ग पे चले हैं। जी। मेरा भी ऐसा ही हुआ। हालांकि मेरे नसीब में अच्छे गुरु थे, इसलिए वो मैडम जो थी उनका नाम है सिंधुताई नामजोशी, वर्धा में, बहुत अच्छी सिखाती थी। मैं उनसे 4-5 साल सीखने के बाद उनके मिस्टर का ट्रांसफ़र हुआ। फिर मैं अब फिर ढूंढती रही कि मुझे कहाँ सीखने को मिलेगा। फिर कुछ 2-3 साल प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होने के कारण बीच के वर्ष गए। फिर मालूम पड़ा कि हाँ एक मैडम और है, वो सिखाती है। वहाँ जाने के बाद 3-1 साल वहाँ सीखे तो संगीत विशारद तक का मेरा कोर्स वहाँ हो गया। संगीत विशारद मतलब गांधर्व महाविद्यालय मुंबई का जो संगीत विशारद की जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट टू बीए मानी जाती है। संगीत विशारद हुआ, इसका मतलब मुझे गाना आया बिल्कुल भी नहीं। मैं गाने में बस जस्ट एंटर करी हूँ। और आज भी मैं ये समझती हूँ कि संगीत विशारद आपने कर लिया तो ये समझ लीजिए कि आप अब इसके बाद गाना शुरू कर सकते हो। अभी आपको जितनी जानकारी मिली है बस सिर्फ बेसिक ही है। इसके बाद अब आपको एक एक राग का डीप स्टडी, सखोल ज्ञान प्राप्त करना है। और एक राग का ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो कितने सालों लग जाते हैं। इतना बड़ा सागर है कि हम उसको पार तो कर ही नहीं सकते। और एक जन्म में 4-5 राग आए तो भी बहुत है, लेकिन एक एक राग के ऊपर सोच डेवलप करना, उसको विस्तृत करना, कितने प्रकार से उसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उन स्वरों के, उस राग के स्वरों के हो सकते हैं। सिर्फ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करने से काम नहीं होता है, सुंदर तरीके से उनको प्रस्तुत करने का भी एक तरीका होता है, वो आना चाहिए। मतलब 3 विधाएं हैं सीखने में। एक तो आपका जो माध्यम है इसको देख रही है, इसको आप तैयार कर रही है गले को। दूसरा आप संग्रहित कर रही है मटेरियल कि आपको क्या गाना है, क्या क्या कितने राग आने चाहिए, कितने रागों की बंदिशें आनी चाहिए, या इस तरह का जो मटेरियल है वो मटेरियल संग्रहित करना। अब मेरा गला भी तैयार है, मटेरियल भी मेरे पास बहुत सारा है, उसको प्रस्तुत कैसे करना,
ये तीसरी विधा है। जी। हर विधा में बहुत बारीकाई और बहुत कठिन अभ्यास है। गला तैयार करना एक अलग बात है, उसके लिए सुबह उठना पड़ता है। 3:30 साढ़े 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, और इस समय अगर आप गला तैयार करते हैं या आप रियाज़ करते हैं, आप गला तैयार करना मतलब कि रियाज़ करते हैं, मंद्र सप्तक का रियाज़ करते हैं, तो आपके आवाज़ में एक बात पैदा होती है, उसको हम कहते हैं जवारी। अच्छा। आपके आवाज़ में जवारी आई, एक सुरीलापन आया, एक बारीक सी एक टिस आई है, जो कि आपको उसका उपयोग करना है। जी। हमारे गुरुजी कहते थे पद्मभूषण पंडित C.R. व्यास जी, कि सुनने का ही अभ्यास 65% होना चाहिए। 100% में 65% लिसनिंग का अभ्यास, 25% जो है आपका जो संग्रह किया हुआ है उसका रियाज, और बचे जो 10% है उसको विचार, चिंतन, मनन ये होना चाहिए। जी। ये शुरू में जिनके घर में पारंपरिक परंपरा है गाने की, उन लोगों को ये सारी बातें मालूम है, होनी चाहिए, होगी भी। हम लोगों के लिए ये सारा नया था, तो बहुत साल तो बस ऐसे ही इधर उधर उधर से ढूंढने में हमारे लिए क्या सूटेबल होगा वो, तो ये सारे जो बीच के वर्ष जाते हैं ना, उसका उपयोग अगर मालूम हो और हम सही तरीके से रियाज शुरू से करें तो कितना फ़र्क पड़ेगा। हालांकि मैं भी बहुत देर हो गई है मुझे गाना शुरू करने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए, क्योंकि मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस करती थी। अच्छा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में सर्विस के साथ साथ मेरा ये सीखने का और सिखाने का, जी। ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये मेरी चालू थी, मैं शुरू ये थी। पूछने वाली थी कि आपने जब संगीत सीखना शुरू किया तो आपने सोचा, कब सोचा कि मैं इसको जिंदगी भर कभी नहीं छोड़ूंगी, और कैसे वो जीवन भी चलाने की सोची कि नौकरी भी करी, तो क्या ये कैसे बैलेंस होता है? जब मैंने संगीत विशारद कर लिया था, हाँ। है ना, तब तक मुझे कुछ हासिल करना है, मुझे कुछ अच्छा गाना है, लेकिन ये सारा शादी के पहले। शादी तक तो आप सोच ही नहीं सकते कि आपका भविष्य क्या होगा। हम ये ऐसा तय करके तो नहीं आते ना कि बस मुझे अब गाना करना है तो मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो मुझे गाना करने देगा। ऐसा नहीं होता है। एक मध्यम वर्गीय परिवार में होता है कि मम्मी पापा जहाँ शादी कर देंगे वहाँ, लेकिन बस मेरी एक इच्छा थी जो मेरे पिताजी को मैंने बताई थी कि पापा मुझे आगे गाना चालू रखना है, मुझे सीखना है या मुझे आगे जाके परफॉर्मेंस करने हैं, तो मुझे आप ऐसा ही कुछ घर देखिए कि जो मुझे अलाउ करेगा। मैंने बैंक की एग्ज़ाम थी, मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हो गया सिलेक्शन। मैंने कहा चलो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ, अब टेबल वर्क ही रहेगा। लेकिन बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ज्वाइन करने के बाद और काम वहाँ देखा तो मैंने कहा कि अरे बाप रे, ये भी काम मेरे चॉइस का नहीं है। बैंक में भी तो कितना काम करना पड़ता है। अभी तो खैर बैंक में कंप्यूटराइजेशन होने के कारण बहुत लोड है, तो मुझे लगा कि एक कंप्यूटराइजेशन जो शुरू हुआ उसके पहले मैंने तभी नौकरी छोड़ दी, क्योंकि मुझे मालूम था कि इसके बाद वाला हार्ड पीरियड है, वो बहुत मुश्किल है कि नौकरी के साथ मैं रियाज करूं। और तब तक मेरे 2 बच्चे भी थे, तो बच्चों का भी देखना है, घर देखना है, सास ससुर थे घर में, उनका देखना है। तो कहीं सोचा कि नहीं ये जॉब मेरे लिए नहीं है, लेकिन एकदम से बैंक का जॉब छूटता नहीं है। आज छोड़ती हूँ, कल छोड़ती हूँ, करते करते 26 साल की नौकरी हो गई। वाह, 26 साल तक नौकरी की आपने। जी। और मैम सरकारी नौकरी छोड़ने से पहले क्या वैसा लगा आपको? मुझे बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि जब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र में मुझे 5 साल हुए तब लग रहा था कि अब मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ये फलाना बाइपेटाइट आने वाला है, ये आने वाला है, 10 साल करो करके फिर 10 साल हुए, 15 हुए। वो बाइपेटाइट जो मेरे मिस्टर रहा देख रहे थे, मैं नहीं वो तो कुछ आया नहीं। फिर मैंने कहा इनको कि ऐसे करते करते मेरी तो एज निकल जाएगी और मुझे गाने के लिए जो समय देना है या वो सब निकल जाने के बाद क्या करेंगे हम नौकरी छोड़ के। फिर नहीं, नौकरी नहीं छूटेगी, लेकिन तब तक ये भी हुआ था कि मेरे बच्चे सेटल हो गए थे। आर्टिस्ट को फेस करना पड़ता है कि कॉम्प्रोमाइज और सेक्रीफाइस भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल
लाइफ को बैलेंस करना पड़ता है। तो जब आपने शास्त्रीय संगीत को फुल टाइम परस्यू करना स्टार्ट किया तो आपको क्या लगा कि क्या कठिनाई आती है उसको आगे बढ़ाने में? देखिए ये जो स्ट्रगल था ना, ये मुझे मेरा कोई फील्ड से कंपटीशन, किसी और आर्टिस्ट से कंपटीशन ये नहीं थी। मेरा ये अपना अपना स्ट्रगल था कि मैं स्वर लगा रही हूँ, मेरे स्वर नहीं लग रहे हैं। मैं राग में गा रही हूँ, मुझे राग की जो जिस तरह से राग को मैं डेवलप करना चाहती हूँ वो नहीं हो रहा है। रागों के स्वर नहीं लग रहे हैं, है ना। वो ऊपर का जो मैं सा लगा रही हूँ, सा प्रॉपर नहीं लग रहा है। ये मैं बाकी के लोगों से कंपेयर करके नहीं, मैं अपने आप के ही अंदर ही अंदर जो मेरा एक आंतरिक एक स्ट्रगल चलता है, वो हर कलाकार का चलता है कि मुझे नहीं जम रहा है, मुझे नहीं जम रहा है, अभी मुझे और करना है। और ये अब जब ये लो लगती है तो वो करवाती है बराबर। अंदर से ही आपको कुछ ऐसा इंस्पिरेशन आ रहा था कि नहीं ये हुआ नहीं ठीक से, इसको फिर से करना है। तो ये स्ट्रगल मेरा अपने आप का था। शास्त्रीय संगीत फील्ड की बात करें तो शास्त्रीय संगीत के फील्ड में सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि आप लोगों के लिए गा रहे हैं कि अपने लिए गा रहे हैं। अभी आप अपने आप को ही सेटिस्फाई नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को क्या कैसे करोगे? पहले खुद के लिए एक अच्छा सा जो आपको सेटिस्फाई लगे इस लेवल तक गाने के बाद फिर आप बाहर गाइए तो बात बनेगी। शास्त्रीय संगीत के फील्ड में अभी जो एक प्रोफेशन बन के जो काम हो रहा है, तो ऐसा पहले तो सोचा भी नहीं था। प्रोफेशन करना है ये बात ही नहीं थी। हाँ, मुझे संगीत करना है, संगीत मतलब गाना गाना है, अच्छे लेवल में गाना है, एक अपने आप को अपने मन से ही मैं अपने आप को एक स्तर पर देखूं, ये करना है, लोगों के लिए नहीं। आज तो इतना मीडिया और ये फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इतने हावी हो गए और खूब लोगों का गाना आपको सुनने को मिलता है, बहुत, है ना। ये पहले ऐसा नहीं था ना। पहले आपके गुरुजी जो सिखाते थे उसके ऊपर भरोसा करो। हालांकि हमारे गुरुजी मुझे शुरू से ये कहते थे कि देखो जितना मैं सिखाता हूँ गाना उतना नहीं है, गाँव बहुत वास्ट है। वो समझता नहीं था वो क्या बोल रहे हैं कि वो क्या बताना चाह रहे हैं कि मेरे पास जो है वो इतना ही नहीं है गाना। अगर मैंने राग भूपाली गाया है या भूपाली सीखा है तो भूपाली सिर्फ इतना नहीं है, इससे और वास्ट है। तब मैं सोचती थी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, भूपाली के स्वर तो 6 ही है और 6 स्वरों में ये जो बता रही इससे और क्या हो सकता है। लेकिन अब मालूम पड़ता है कि उनके विचार ये थे कि मैं तो गा रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ, इसके अलावा बाकी लोग भी जो गा रहे हैं अलग अलग घरानों के, उनको भी सुनो और अपनी सोच डेवलप करो। तो कभी भी, अब ये भी एक बात थी कि कभी मेरी नकल मत करना। नकल करना कभी भी अच्छा नहीं होता है। बिल्कुल। आप मेरा कंटेंट लेके अपने विचार से गाओ। और ये बात मैंने शुरू से अपने लिए एकदम अंडरलाइन करके रखी थी कि मुझे अपने तरीके से गाना है। वो हमेशा कहते थे कि देख मेरी चाल अलग है, तुम्हारी चाल अलग है, तुम्हारी आवाज़ अलग, मेरी आवाज़ अलग, मेरा बोलने का तरीका अलग, तुम्हारा अलग, मेरा प्रोनाउंसिएशन अलग, तुम्हारा अलग, फिर हम दोनों का गाना एक कैसे हो सकता है? तुम्हारा गाना गाओ, मैं मेरा गाना गाता हूँ तो गाना तो वही है। राग एक ही राग गाएंगे, एक ही राग की बंदिशें भी गाएंगे, लेकिन इलेबोरेशन जो होता है वो आप अपनी तरीके से करो। उसको एक्सपांड करना है, उसको आप अपनी तरीके से करो। ये बहुत बड़ी सीख थी। इसके ऊपर ही मैंने कहा ना कि अंडरलाइन करके इसी के ऊपर सोच के मैं आज जो भी हूँ, जो गाती हूँ, लोगों को अच्छा लगता है। और इसलिए मैंने वही एक सोच के रखा है कि नहीं, जो भी गाना है अपने कंटेंट्स गुरु जी के, बंदिशें गुरु जी की, लेकिन हमको मेरे तरीके से, अपने तरीके से गाना है। करेक्ट। वाह मैम, तो आज के टाइम में आपको लगता है कि शास्त्रीय संगीत की आपके हिसाब से क्या कंडीशन है अभी, और क्या यंगस्टर्स उसको परस्यू करने में इंटरेस्टेड हैं? अभी तो पोजीशन बहुत अच्छी है। बीच में ज़रूर ऐसा एक पीरियड आया था कि उस समय ऐसा लगता था कि जेंट्स लड़के इस फील्ड में नहीं आ रहे, लड़कियां दिखती थी सीखते हुए, लेकिन अभी नहीं ऐसा है, क्योंकि लड़कों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो मिल रहे हैं, और अगर कोई नहीं भी बुलाता है तो अपना ही गाना फेसबुक में, यूट्यूब में डालकर जो पब्लिसिटी करते हैं, वो अगर उनको लगता है कि वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस माध्यम से ऑल ओवर वर्ल्ड उनका गाना जा रहा है और एक्सपोजर अच्छा है,
पैसा थोड़ा कम है शास्त्रीय संगीत में, लेकिन हाँ सिखाने से कुछ कार्यक्रम से कुछ सिखाने से आजकल ये भी हुआ कि ऑनलाइन के कारण अमेरिका की क्लासेस बहुत मिल रही है बच्चों को। मतलब बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं, Yes. लोग हैं, वो सीख रहे हैं ऑनलाइन इंडिया ऑनलाइन में। यस। तो अमेरिका के बाहर देशों के, फ्रांस के, यूके के, बाहर के यूरोप पूरा, तो वहाँ के स्टूडेंट्स भी जो यहाँ से जाके बैठे होंगे वो अमेरिकन भी है, इंडियन भी, अमेरिकन भी, बाकी के लोग जो हैं बाहर के देशों के गाना सीखने में, इंस्ट्रूमेंट सीखने में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। मैम आपके कोई फेवरेट सिंगर अगर हम पूछें तो कौन है? शास्त्रीय संगीत में फेवरेट तो वही होते हैं जो आपके गुरु होते हैं। एक तो गुरु को सबसे पहले क्योंकि पूरा कंटेंट आपको उन्हीं से मिला है तो उनको फॉलो करना है। गुरु के अलावा भी बहुत अच्छे अच्छे सिंगर हैं जो किशोरीता यामुनकर, उसके बाद पंडित भीमसेन जोशी जी है, पंडित जसराज जी हैं, गिरिजा, मेरी गुरु माँ गिरिजा देवी जी हैं जो ठुमरी वगैरह गाती हैं। तो शोभा गुट्टू है मेरी पसंदीदा एक गायिका जो है ठुमरी की। तो सितार में भी बहुत अच्छे पंडित विलायत खां साहब, निखिल बनर्जी साहब, रविशंकर जी, कितने हो गए हमारे यहाँ पर आर्टिस्ट जी। और जितने बुजुर्ग आर्टिस्ट सारे जो सम्मानीय आर्टिस्ट है सबको मैं सुनती हूँ। हिंदी फिल्मों के गाने आपको पसंद है? फिल्मी गाने तो पसंद है, लेकिन पुराने गाने आजकल जो चल रहा है ना, आज एक गाना आता है, इधर से आता है, इधर से निकल जाता है, ध्यान में ही नहीं रहता है। लेकिन मुकेश, मोहम्मद रफ़ी, मदन मोहन जी ने संगीत दिया हुआ पूरे गाने क्लासिकल बेस ही है। जी। मुकेश के हैं मन्नाडे क्लासिकल में, तो मन्नाडे है, आशा भोसले है, लता ताई है। तो आशा भोसले जी की भी गज़लें बहुत सुनती हूँ, अच्छा लगता है। बेगम अख्तर है। बेगम अख्तर, राइट। हाँ। आपने कभी सोचा कि मैं हिंदी फिल्मों के लिए भी गाना गाऊं? नहीं, कभी नहीं सोचा, इसलिए भी कि हमारी एक लिमिटेशन, हमारी आवाज़ की हमको पहचानना चाहिए। जी। मुझे मालूम है मेरी आवाज़ में एक लिमिटेशन है। मैं पिक्चर के गाने, साधारण लोगों को तो पतली आवाज़, बारीक आवाज़, ऊंची आवाज़ ये अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पर मोटे गले की अच्छी गायिका भी हुई है, शुभा मुद्गल है, रेखा भारद्वाज देखिए, आवाज़ नहीं है उनकी भी, लेकिन उन्होंने इस फील्ड में, लाइट क्लासिकल के फील्ड में अच्छा नाम किया। ऐसे भी है कुछ। मुझे लगता है कि ये सारा होने के बावजूद कभी भी मैंने नहीं सोचा, कभी मेरा कभी मन में भी नहीं आया कि मैं पिक्चर के गाने गाऊं, गज़ल गाऊं, फिल्मी गीत गाऊं। नहीं, मैं अपनी एक शास्त्रीय संगीत के लिए ही बंधी हुई हूँ। मैम तो शास्त्रीय संगीत का कौन सा फॉर्म है जो आप फॉलो करती हैं, जिसमें आप मानती हैं कि आपका एक्सपर्टीज़ है? शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन ही होता है मुख्यतः। ध्रुपद गायन होता है, ख्याल गायन होता है, उसके बाद ध्रुपद, धमार, ख्याल, ठुमरी, दादरा, ये सारे विविध फॉर्म हैं गाने के, जिसमें मैं ख्याल गायन को चुनती हूँ, मैंने चुना है। और मैं ख्याल गायन में ही मैं नहीं कहूँगी मास्टरी है, लेकिन मेरा अभ्यास है। वाह। उसके बाद मैं जब विदुषी गिरिजा देवी जी के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, उन्होंने मुझे सुनने के बाद कहा कि नहीं, तुम चैती, ठुमरी, कजरी, होरी ये भी गाया करो, क्योंकि ये तुम्हारे गले की आवाज़ के लिए सुटेबल है। तब से मैं अब कार्यक्रम में कहीं गाती हूँ तो पहला ख्याल गाती हूँ, उसके बाद लाइट फॉर्म जो है उपशास्त्रीय संगीत का कोई एक प्रस्तुत करती हूँ। जी मैम, हमने घरानों के नाम बहुत सुने हैं, तो कुछ उसके बारे में बताएंगी ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले। घराने मुख्यतः ग्वालियर से शुरू है। ग्वालियर घराना मेन घराना समझा जाता है, ग्वालियर घरानों का उद्गम स्थान समझा जाता है। उसके बाद आगरा घराना। क्या हुआ कि ग्वालियर में हद्दू हस्सू खां साहब थे, उनसे बहुत इधर उधर के गायक सीखने आए। ग्वालियर से जो गायक सीखकर आगरा गए, उन्होंने आगरा में उसी गायकी को अपने ढंग से प्रस्तुत किया, वो आगरा के नाम से शुरू हो गया।
ऐसे आगरा, जयपुर, अंतरोली, किराना घराना, भिंडी बाजार घराना, पतियाला घराना, पंडित उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब का, पतियाला घराने के अभी अजय चक्रवर्ती जी, कौशिकी, ये लाइनअप उनका है। फैयाज़ खां साहब आगरा घराने के, फैयाज़ खां साहब से लेके लाइनअप जो हो रहा है वो ग्वालियर घराने का है, सॉरी फैयाज़ खां साहब से जो लाइनअप हो रहा है वो आगरा घराने का है। इधर ग्वालियर घराने में भी दो वो चली है स्ट्रीम, जिसमें एक पंडित कृष्णराव पंडित, एक चलिए पंडित राजा भैया पूछ वाले। तो ये दो स्ट्रीम चली है, तो इनके भी बहुत सारे शागिर्द आजकल पूरा लाइनअप है ग्वालियर घराने का। इस तरह से हर घराने का अपना अपना एक लाइनअप है। उस घराने को गाने वाले शिष्य है, गुरु से शिष्य है, और वो चल रहा है। लेकिन यह है कि जब घराने का गायन हम पहले इतिहास में पढ़ा है, सुना है कि किसी एक घराने का अगर आप गाते हो तो दूसरा घराना सुनने के लिए अलाउ नहीं होता था। अच्छा, ये इस डर से कि मिक्सिंग होगा। ओके। आज वो बात रही नहीं, मीडिया के कारण सारे घरानों का सब सुनते हैं, और फिर सब सुनने के बाद कुछ ना कुछ बात तो हम किसी भी दूसरे घराने की कान पे आती है, गले से निकल जाती है। तो आज तो ये करना चाहिए कि हम हमारी गायकी जो है उसको इस तरह से करें कि उसमें सारे घराने के रंग भी दिखे, कि हाँ इस घराने की अच्छी बात है, उस घराने की ये अच्छी बात है। हर घराने में अच्छी बातें हैं। तो आपको अगर जो अच्छी लगती है कि इस घराने की ये बात मुझे अच्छी लगती है, तो वो आप अपनी गायकी में लाइए। तो ये हो सकता है, और उसी से खूबसूरती। और घरानों के आजकल पंडित कुमार गंधर्व जी हमारे देवास के कहते हैं ना कि घरानों में जकड़े मत रहिए, बंधे मत रहिए। अगर आप घरानों में बंधे रहेंगे तो आपका विकास नहीं होगा, और वो लगता है ये बात सच है। करेक्ट। मैम, जो यंगस्टर्स हैं हमारे, और उनको कुछ मैसेज आप देना चाहेंगी अगर वो आर्ट में आना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल। जितने भी यूथ हैं इसके शास्त्रीय संगीत के फील्ड में आना चाहते हैं, बहुत आते हैं। अब मेरा तो पंचम दिशा संगीत संस्थान ये इंस्टीट्यूट है, और बहुत बच्चे आते हैं। करीब इसको 28 इयर्स हो गए, 28 साल से मैं ये संस्था चला रही हूँ। कितने स्टूडेंट्स आए गए, लेकिन शास्त्रीय संगीत पर टिके रहने वाले स्टूडेंट्स कम हैं। वो आते हैं, अपना स्वर सुधारते हैं, ठीक ठाक थोड़ा सा गाना आया कि वो चले जाते हैं। उनको तो आज यंगस्टर्स को लगता है कि पैसा कैसे मिलेगा इस फील्ड से। ये 1 राग 2 साल 3 साल करने वाले बच्चे नहीं हैं। इनको चाहिए आज तुरंत फुरंत, आज ये सीखा, कल ये सीखा, परसों ये सीखा, और 4 दिन के बाद होटल में हाथ में गिटार लेके वो शुरू। और फिर होता क्या है, उनको रोजाना उसके पैसे वो बन जाते हैं। कि आपका 15 दिन का है, 15 दिन का एक शेड्यूल आपका है कि इस होटल में आना है, शाम को 8 से 9 1 घंटा गाना है। पैसा मिलना उनको शुरू हो जाता। और आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, इसलिए बहुत सारे बच्चे शास्त्रीय संगीत पर टिकते नहीं हैं। हाँ, शास्त्रीय संगीत सीख कर, रागों को सीख कर, उसमें कुछ अच्छा दिमाग भी तेज है उनका, वो और अपने भी कुछ उसमें मिक्सिंग करके कुछ प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से है। लेकिन हाँ, संगीत में यूथ अगर आए तो भविष्य खराब नहीं है, अच्छा है। मैम, जो हम राग की बारे में बात कर रहे थे अभी कुछ टाइम पहले, आपने बताया उसके बारे में मैम ब्रीफली आप कुछ बता सकती हैं? राग क्या होता है? ऐसा है कि शास्त्रीय संगीत में अब ये सारे विषय जो है ये मेरे लेक्चर के विषय है, मेरे वर्कशॉप के विषय है। शास्त्रीय संगीत में 7 मुख्य स्वर है, सारे ग म प ध नी और सा डबल आ गया। और रे के 2 फॉर्म, ग के 2 फॉर्म, म के 2 फॉर्म, प 1, ध के 2 फॉर्म, नी के 2 फॉर्म। मतलब सा 1 है तो रे 2 है, एक कोमल है, एक शुद्ध है, ग कोमल है, ग शुद्ध है, म शुद्ध है, तीव्र है। इस तरह से वो 5 है विकृत स्वर जिन्हें कहेंगे हम, जो कि शुद्ध नहीं है, या तो कोमल है या तो तीव्र है। तो ऐसे 7 और 5 मिलके 12 स्वरों का ये हमारा एक स्केल है। स्केल पट्टी होती है ना, फुटपट्टी, वैसा ये 12 स्वरों का एक स्केल है। अब राग क्या होते हैं?
राग होते इनमें से चुने हुए कुछ स्वरों के कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन, अब राग अगर मुझे भी बनाना है तो मैं सबसे पहले ये देखूंगी कि इस स्केल में से अगर मैंने कम से कम तो मुझे 5 स्वर चुनने हैं। ये एक नियम है राग का कि कम से कम 5 स्वर होने चाहिए। अगर मैंने इस राग में से 5 या 6 स्वर चुन लिए, उनका कॉम्बिनेशन बनाकर मैं कोई राग प्रस्थापित करना चाहती हूँ तो मेलोडियस भी होना चाहिए। इसका मतलब है कि कॉम्बिनेशन ऐसे होना चाहिए कि जो कान को सुखद हो। तो इस तरह से ये जो स्केल है सारेगमपधनिसा की, इसमें से कुछ निकाले हुए चुने हुए ऐसे स्वरों के कॉम्बिनेशन यानी राग है। अब ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, अनगिनत, इसलिए राग भी अनगिनत है। वाह मैम, आपको अगर प्रॉब्लम नहीं हो तो 2 लाइन अगर आप हमें सुना दीजिए। आ, आ, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी, रंग डारूंगी नंद के लालन पे रंग डारूंगी, हाँ रंग डारूंगी। वाह, बहुत 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 सुंदर। सो मैम है हमारी लिविंग यूनिकॉर्न शोभा चौधरी जी, 50 years in Indian classical singing. मैम थैंक यू सो मच थैंक यू वेरी फॉर मच। कमिंग ऑन लिविंग यूनिकॉर्न्स। Thank आई you. होप आपको एपिसोड बहुत अच्छा लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।